एक दिन भाभी 7 बजे अपनी क्लास के लिए निकली, भैया भी रोज की तरह समय पर ऑफिस के लिए निकले। जैसे ही भाभी घर से निकली, भैया घर आए और उन्होंने मुझसे पानी का गिलास लेकर अपने कमरे में बुलाया। पानी का गिलास लेकर मैं भाई के कमरे में गई। जैसे ही मैंने पानी का गिलास देने के लिए हाथ बढ़ाया, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर भैया ने मुस्कुराते हुए मुझे अपनी बात में ले लिया। मैं भी प्यार से उनकी बात में चली गई। वे मुझे लेटा दिया और लगातार 2 घंटे तक मेरा नाम अंशिता है और माधुरी मेरी भाभी का नाम है। भाभी मेरी सहेली की तरह थी, मुझे बहन जैसी मानती थी। भैया और भाभी शहर में रहते थे और मैं गांव में माता पिता के साथ रहती थी। भाभी ने अपने बेटे के जन्मदिन के लिए मुझे 5 दिन पहले ही बुलाया था। उसकी शादी को 5 साल हो चुके थे और उसके बेटे का पहला जन्मदिन था जिसे वह बड़े धूमधाम से मनाने वाली थी। उसने खास मुझे फोन करके बुलाया था। जन्मदिन वाले दिन मैं तैयार होकर भाभी के घर पहुंची। भाभी ने दरवाजा खोला और मुझे गले लगाकर अंदर ले गई। भैया भी खुश थे मुझे देखकर। घर में बहुत सारी तैयारियां चल रही थी। भाभी ने कहा, अंशिता तुम आ गई, मैं तुम्हारी मदद के बिना यह सब नहीं कर पाती। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी यह तो मेरा भी घर है, आप चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा। उसके बाद मैं भाभी के साथ तैयारियों में जुट गई। हम दोनों ने मिलकर केक सजाया। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कान ने मेरे दिल को खुशी से भर दिया। शाम को मेहमान आने लगे और घर में खुशी की लहर दौड़ गई। बच्चों की हंसी और बड़ों की बातचीत ने माहौल को खुशनुमा बना दिया। भाभी ने मुझे अपने साथ सभी मेहमानों से मिलवाया और बताया कि मैं उनकी प्यारी ननद हूँ और भाभी ने बहुत अच्छे से सबकी खातिरदारी की। जन्मदिन का केक काटने का समय आया तो भाभी ने मुझे बुलाकर अपने बेटे के पास खड़ा किया। सभी ने ताली बजाकर बच्चे के जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। केक काटने के बाद बच्चों ने खूब मजे किए। उसने कहा, अंशिता तुम्हारे आने से यह दिन और भी खास हो गया। जब मैं बाकी मेहमानों की तरह अपने घर जाने लगी तो भाभी ने मुझे रोक लिया। उसने कहा कि सुबह तक सभी मेहमान चले जाएंगे और फिर हम दोनों बाहर घूमने चलेंगे। उसने मुझे रुकने के लिए कहा, इसलिए मैंने रुकने का फैसला किया। मेरे माता पिता भी मुझे वहां ठहरने की अनुमति दे दी। अगले दिन सभी मेहमान चले गए और फिर भाभी और मैंने समय साथ बिताने का मजा लिया और वहां आए हुए 3 दिन हो चुके थे। आने के बाद से ही मैं देख रही थी कि मोहन ने भाभी को बहुत परेशान कर रखा था। भैया और भाभी को एक दूसरे के साथ समय बिताने का मौका भी नहीं मिल रहा था। इसीलिए एक दिन मैंने भाभी से कहा कि अब मोहन 2 साल का हो गया है और उसे माँ की इतनी जरूरत नहीं होगी, आप उसे एक दिन मेरे पास छोड़ दो और आप दोनों बाहर घूमने चले जाओ। भाभी ने कहा कि मोहन मेरे पास नहीं रहेगा। मैंने उसे वादा किया कि मैं मोहन की अच्छी तरह से देखभाल करूंगी। भाभी अगले दिन भैया के साथ बाहर चली गई। उस दिन मोहन पूरे दिन मेरे पास था। भाभी ने मोहन के लिए जरूरी सामान मुझे दी। मैं मोहन की अच्छी तरह देखभाल करूंगी। मोहन को पहले तो थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने उसे खिलौनों और कहानियों के साथ व्यस्त रखा। हम दोनों ने साथ में बहुत समय बिताया। दोपहर के खाने के बाद मोहन को नींद आने लगी। मैंने उसे उसके कमरे में सुला दिया और खुद भी थोड़ा आराम करने के लिए बैठ गई। मुझे खुशी थी कि मैं भाभी और भैया के लिए कुछ कर पा रही थी, क्योंकि वे दोनों ही हमेशा मेरी मदद करते थे। शाम को जब भैया और भाभी वापस आए तो वे बहुत खुश और तरोताजा हो नजर आ रहे थे। भाभी ने मुझे गले लगाते हुए कहा, अंशिता तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, आज हमने अच्छा समय बिताया, तुमने हमारा बहुत बड़ा काम कर दिया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अभी इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है मोहन के साथ समय बिताना मेरे लिए भी बहुत अच्छा था। उसके बाद हम सबने मिलकर रात का खाना खाया और फिर बैठकर बातें की। भाभी और भैया ने अपने दिन भर की सारी बातें मुझे बताई और मैं उनकी खुशी देखकर बहुत संतुष्ट महसूस कर रही थी। मोहन वास्तव में मेरे साथ बहुत खुश था। रात को सोते समय वह जिद करने लगा कि मैं उसके पास ही सोऊं। उसकी जिद के कारण मैं भाभी के कमरे में सो गई और भाभी मेरे कमरे में सो गए। आधी रात को अचानक मुझे अपने शरीर पर किसी का हाथ महसूस हुआ। पहले तो मुझे लगा कि वह मोहन होगा, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि यह किसी बड़े आदमी का हाथ है। जब मैंने उठकर देखा तो सामने भाई खड़े थे। आधी रात को वे
मेरे शरीर पर हाथ क्यों फेर रहे थे यह मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तब उन्होंने मुझसे माफी मांगी और अपने कमरे में चले गए। अगले दिन भी ऐसा ही कुछ हुआ। भाई मेरे शरीर पर हाथ फेरने लगे। आज तो उनका स्पर्श ऐसी जगह पर हुआ जिससे मैं सहम गई थी और उनके कमरे से बाहर चली गई। भाभी गहरी नींद में थी, इसलिए उसे भैया की हरकतें समझ में नहीं आ रही थी। जैसे ही मैं उनके कमरे से बाहर आई, भाई भी मेरे पीछे आ गए। मैंने उनसे कुछ कहने की कोशिश की, तभी उन्होंने कहा कि सॉरी अंशिता, मैंने तुम्हें माधुरी समझ लिया। रात के अंधेरे में उनसे गलती हो गई होगी, इसलिए मैंने उन्हें माफ कर दिया और फिर से अपने कमरे में सोने चली गई। कुछ दिन बीत गए और मोहन मेरे साथ बहुत घुल मिल गया। एक दिन सुबह नाश्ते के समय मैंने भाभी से कहा कि अब मुझे घर जाना चाहिए। भाभी ने कहा अंशिता प्लीज मेरे लिए कुछ दिन और रुक जाओ। अब मोहन तुम्हारे साथ अच्छा घुल मिल गया है, इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम उसकी देखभाल करोगी तो मैं निश्चिंत होकर अपना कोर्स पूरा कर सकूंगी। पिछले 4-5 महीनों से मैं यह कोर्स करना चाहती थी, लेकिन मोहन किसी के पास भी नहीं रहना चाहता था। अब जब तुम यहाँ हो तो मैं अपना कोर्स आराम से कर सकती हूँ। कुछ ही दिनों की बात है, दोपहर में 1 घंटे का मेरा क्लास होगा। भाभी मुझसे विनती करने लगी, तभी भैया बोले अंशिता तुम माधुरी को अपनी दोस्त कहती हो तो अपनी भाभी के लिए कुछ दिन और रुक नहीं सकती। उनका आग्रह बढ़ता जा रहा था। मैंने वहां रुकने का फैसला किया, लेकिन भाई की हरकतों ने मुझे असमंजस में डाल दिया था। उनकी माफी और यह कहना कि उन्होंने मुझे माधुरी समझ लिया था मुझे शांत करने के लिए था, लेकिन फिर भी यह घटना मेरे दिमाग में लगातार घूमती रही। मैंने तय किया कि मैं भाभी के कोर्स पूरा करने तक रुकूंगा, लौट जाऊंगी। अगले कुछ दिनों में मैंने मोहन की देखभाल पूरी जिम्मेदारी से की। भाभी ने अपने कोर्स की शुरुआत की और मैं मोहन के साथ खेलती, उसे कहानियां सुनाती और उसका ख्याल रखती। इस दौरान भाई ने मुझसे सामान्य व्यवहार किया और कोई अनचाही हरकत नहीं की। एक दिन दोपहर के समय जब भाभी अपने क्लास में थी और मैं मोहन को उसके कमरे में सुला रही थी, भाई अचानक कमरे में आ गए। मैंने उन्हें देखकर थोड़ा असहज महसूस किया, लेकिन मैंने खुद को सामान्य बनाए रखा। उन्होंने कहा अंशिता माधुरी के क्लास में जाने से हमें कुछ समय साथ बिताने का मौका मिला है, चलो बैठकर कुछ बातें करते हैं। मैंने थोड़ी झिझक के साथ हामी भरी और हम दोनों रूम में बैठ गए। भाई ने मुझसे मेरे गांव, माता पिता और मेरे भविष्य की योजनाओं के बारे में बात की। उन्होंने कहा अंशिता तुम बहुत समझदार हो। मैंने विनम्रता से कहा भैया यह सब मेरा फर्ज है, मैं अपने परिवार के लिए जो भी कर सकती हूँ करती हूँ। उन्होंने फिर से कहा अंशिता तुम्हारी यह भावना हमें भी बहुत प्रेरित करती है, माधुरी को भी तुमसे बहुत प्रेरणा मिलती है। उनकी बातों से मुझे थोड़ा आश्वासन मिला। मैंने सोचा कि शायद उन्होंने अपनी गलती को समझ लिया है और अब वे सच में मेरे और माधुरी के रिश्ते को सम्मान देंगे। अगले दिन दोपहर को भाभी अपने क्लास के लिए गई थी। उस समय मोहन मेरे पास था। अचानक वह रोने लगा तो मैंने उसके लिए दूध लाने के लिए किचन में गई। दूध गर्म हो रहा था और मैं किचन में खड़ी थी। अचानक भाई ना जाने कहां से आ गए और उन्होंने पीछे से आकर मुझे जोर से गले लगा लिया। एक पल में ही उन्होंने मेरी गर्दन पर जोर से कट लिया। उनके कटने से मेरी गर्दन में जलन होने लगी। मैं जोर से चीखी और पीछे मुड़ी, तब भाई मुझसे दूर हो गए। मुझे देखते ही वे बोले अंशिता तुम, मुझे लगा कि माधुरी हो, तुमने माधुरी के कपड़े पहने थे इसलिए मुझे गलतफहमी हो गई। मैंने कहा ठीक है और मोहन की दूध की बोतल लेकर कमरे में चली गई। कुछ देर बाद भैया अपने कमरे में आए और मेरी गर्दन पर लगाने के लिए बर्फ लेकर आए। उन्होंने कहा अंशिता मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरी गलती की सजा मुझे मिलनी चाहिए। ऐसा कहते हुए वे अपने हाथ से मेरी गर्दन पर बर्फ मलने लगे। उनकी नजरें कुछ ठीक नहीं लग रही थी। तब मैंने कहा भाई आपकी मदद के लिए धन्यवाद, अब मुझे अच्छा लग रहा है। फिर मैं बोली भाई कुछ घंटे पहले तो आप ऑफिस गए थे, आज इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? इस पर उन्होंने कहा आज ऑफिस में ज्यादा काम नहीं था इसलिए जल्दी घर आ गया। उनकी बातों पर सहमति जताकर मैं उनके कमरे से बाहर निकल आई और मोहन को दूध पिलाकर सुला दिया। कुछ देर बाद भाभी घर आई। शाम को चाय पीते समय हम सब साथ में बैठे थे, तब भैया ने कहा रात को हम खाना खाने के लिए बाहर चलते हैं।
भाभी ने मना कर दिया और कहा रात को 7 बजे से मेरी ऑनलाइन क्लास है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। भाभी ने पहले ही अपने ऑनलाइन क्लास के बारे में भैया को बता दिया था, फिर भी भैया ने डिनर की बात करी आगे। उन्होंने कहा माधुरी तुम सिर्फ अपने बारे में मत सोचो, अगर तुम डिनर पर नहीं जा सकती तो मैं अंशिता को बाहर ले जाता हूँ। वह पिछले कुछ दिनों से हमारे लिए कितना कुछ कर रही है, उसके आने के बाद से वह घर में ही है, उसे भी कभी बाहर जाना चाहिए। भैया ने अपनी मीठी बातों में भाभी को इस कदर फंसा लिया कि उसे उनकी बात सही लगी। फिर भाभी ने कहा अंशिता तुम्हारे भैया सही कह रहे हैं, तुम सच में हमारी बहुत मदद कर रही हो। तुम घर में बोर हो गई होगी, शाम को तुम अपने भाई के साथ खाने पर जरूर जाओ। शाम को भैया मेरे कमरे में एक ड्रेस लेकर आए, फिर उन्होंने कहा डिनर पर जाते समय में यह ड्रेस पहन लेना, यह ड्रेस माधुरी ने तुम्हारे लिए भेजी है। भैया की बातों में मुझे दम लगा महसूस हुआ, ऐसा लगा कि भाभी के नाम पर उन्होंने ही अपनी पसंद का ड्रेस लाकर दिया है। लेकिन मैंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और डिनर पर जाने के लिए तैयार होने लगी। शाम को जब भाभी अपनी ऑनलाइन क्लास में व्यस्त थी, मैंने वही ड्रेस पहनी और तैयार हो गई। भैया ने मुझे देखकर कहा अंशिता तुम इस ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही हो। उनकी बातें सुनकर मैं थोड़ा शर्मिंदा हो गई, लेकिन मुस्कुराते हुए धन्यवाद कहा। हम दोनों डिनर के लिए एक अच्छे होटल में गए, वहाँ का माहौल बहुत अच्छा था, लेकिन मेरे मन में कहीं न कहीं एक असहजता बनी हुई थी। भैया मुझे जिस होटल में ले गए थे वहाँ मुझे परिवार के लोग कम और जोड़ेज यादा दिख रहे थे। वहाँ का माहौल बहुत ही रोमांटिक था, लेकिन मैं अपने प्रेमी के साथ नहीं बल्कि अपने भाई के साथ डिनर पर आई थी। खैर माहौल चाहे जैसा भी हो, मुझे क्या, यह सोचकर मैं आगे बढ़ी। भाई ने मेरे हाथ डालकर होटल में प्रवेश किया। डिनर करते समय भी वे बार बार मेरे हाथ रख रहे थे। खाना खाने के बाद हम दोनों का वापस आ गए अपने कमरे में। सो जाइए, मेरी वजह से आप दोनों के बीच दूरी नहीं होनी चाहिए। इस पर भैया ने कहा हमें साथ सोने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर वे दूसरे कमरे में चले गए। भैया का व्यवहार और बातें यह बता रही थी कि उन्हें अपनी पत्नी में कोई दिलचस्पी नहीं है। भैया के जाने के बाद मैं भाभी के कमरे में गई। भाभी का चेहरा उदास दिख रहा था। मैंने उससे पूछा भाभी क्या तुम्हारे और भैया के बीच सब कुछ ठीक है? भैया तुम्हें पहले जैसा प्यार करते हैं ना? इस पर भाभी ने कहा हाँ सब ठीक है। डिलीवरी के बाद से मेरी सेहत काफी बिगड़ गई है और वजन भी बढ़ गया है, तभी से तुम्हारे भैया मुझसे थोड़ा दूर रहने लगे हैं। लेकिन मैं जल्दी ही अपने लिए और उनके लिए भी दुबली हो जाऊंगी। फिर उसने मुझसे पूछा तुम अब तक शादी क्यों नहीं की? तुम्हारी उम्र अब 24 साल हो गई है, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। इस पर मैंने कहा मुझे मंगल दोष है। माता पिता कहते हैं कि दोष वाली लड़की की शादी दोष वाले लड़के से ही होनी चाहिए। मैं 24 साल की हो गई हूँ, इसीलिए मैं अभी तक सिंगल हूँ। फिर भाभी ने कहा तुम्हारी तरह खूबसूरत और सुडौल शरीर वाली लड़की पर किसी भी आदमी की बुरी नजर पड़ सकती है। तुम पुरुषों से थोड़ा संभल कर रहना। बातों बातों में हम सो गए। अगले दिन भाभी अपने क्लास के लिए गई। उस समय मोहन मेरे साथ खेल रहा था। खेलते खेलते वह सो गया और मैं भी उसके पास सो गई। कुछ समय बाद मोहन नींद में रोने लगा और मुझे अपनी माँ समझने लगा। मोहन रो रहा था, तभी मैंने भाभी को कॉल लगाई, लेकिन वह क्लास में थी इसलिए फोन नहीं उठा सकी। आज मोहन मुझे अपनी माँ समझ रहा था। उसे चुप कराने के लिए मैंने उसे दूध की बोतल दी, लेकिन वह दूध पीने को तैयार नहीं था। काफी समय गुजर गया लेकिन उसका रोना बंद नहीं हुआ। आखिरकार मैंने उसे अपनी गोद में लिया। मैंने उसे अपनी छाती से लगाया ताकि उसे माँ की तरह महसूस हो। भाभी को घर आने में 1 घंटा थे और मुझे मोहन को इतने समय तक रोता हुआ ठीक नहीं लगा, इसलिए मैंने कुछ समय के लिए मोहन की मां की भूमिका निभाने का नाटक किया और कुछ समय बाद मैं भी सो गई। अचानक मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि भैया मेरे सामने खड़े थे। वे कमरे में कब आ और मुझे कब से देख रहे थे मुझे नहीं पता। भैया की नज़र मुझे ठीक नहीं लगी। मोहन को शांत करने के लिए मैंने उसे अपनी छाती से लगाया था, लेकिन बाद में मैं अपने कपड़े ठीक करना भूल गई थी और वैसे ही सो गई थी। भाई मुझे उस हालत में देख रहे थे और उनकी नजरें लाल हो रही थी।
फिर मैंने जल्दी से अपने कपड़े ठीक किए, तब भाई ने मेरा हाथ पकड़ा और उन्होंने मुझे बिस्तर की ओर खींचा। मैं बहुत डर गई थी, पर भैया के साथ मेरा हमेशा से एक अलग बंध था। फिर भैया ने कुछ ऐसा किया जिससे मैं शांत हो गई। थोड़ी देर बाद मोहन नींद से जाग गया। हम उसे खिलाते हुए हॉल में बैठे थे, तभी भाभी क्लास से वापस आई। उसने हमें अलग नजरों से देखा और तुरंत मोहन को हमारे बीच से उठा लिया। रात को किचन में खाना बनाते समय भाभी का व्यवहार थोड़ा अलग लगा। उसने कहा, आजकल तुम मोहन को अपने से ज्यादा जोड़ने लगी हो, उसके पिता को भी अपने से जोड़ने की कोशिश मत करो। भाभी 1 महीने से पहले एक पत्नी थी और उसे अपने पति की चिंता हो रही थी। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, ना तो आपका पति बुरा है और ना ही आपकी सहेली। इसके बाद भी भाभी मेरे साथ थोड़ा अजीब व्यवहार कर रही थी। माधुरी, आज पूरे दिन घर पर नहीं है हमारे पास आज पूरा दिन है एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए। मैंने भी भैया की बात मान ली, लेकिन उनसे एक सवाल पूछा, मुझे नहीं लगता कि आप शादीशुदा होते हुए भी मेरे करीब आ रहे हैं। अगर इसके वजह से आपका रिश्ता टूट गया तो भाभी को बुरा लगेगा, फिर आप उसे क्या जवाब देंगे? भैया बोले, अंशिता तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। माधुरी सिर्फ मेरी पत्नी है, मैं अब उससे प्यार नहीं करता। मैं उसे क्लास करने दे रहा हूँ क्योंकि मेरी नौकरी छूट गई है, ताकि वह कुछ पैसे कमाकर मेरी मदद कर सके। नहीं तो मुझे उससे कोई खुशी नहीं मिलती। अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं हो तो हम शादी कर सकते हैं। फिर भैया ने मुस्कुराते हुए मुझे अपनी बाहों में ले लिया। मैं भी प्यार से उनकी बाहों में चली गई। तभी हमारे कमरे का दरवाजा खुला और भाभी हमारे सामने खड़ी थी। वह मुझे भैया की बाहों में देखकर चौंक गई। जैसे ही मेरी नजर भाभी पर पड़ी, मैंने भैया को धक्का देकर अपने से दूर कर दिया और भाभी के पास आकर खड़ी हो गई। भैया ने भाभी से कहा, माधुरी तुम अंशिता को उसके घर भेज दो। जब मैं अपनी फाइल लेने के लिए घर आया तो अंशिता ने मौका पाकर मुझे गले लगा लिया। भैया मेरे बारे में बुरी बातें फैला रहे थे। उन्होंने भाभी को बताया कि मैं उनके साथ बनाना चाहती थी। इसके बाद भाभी मुझे गुस्से से देखने लगी। फिर भाभी ने मुड़कर भैया को जोरदार थप्पड़ मारा और बोली, मैंने सब सुन लिया है। नीच आदमी। जब से आशा पानी का गिलास लेकर इस कमरे में आई थी, तब से मैं फोन पर सब सुन रही हूँ। कल रात आशा ने मुझे तुम्हारी सच्चाई बता दी थी। मैंने अनजाने में अंशिता पर आरोप लगाए, लेकिन अब सब जान चुकी हूँ कि तुम अंशिता को यहाँ रुकने के लिए क्यों जोर दे रहे थे। कल रात उसने तुम्हारे असली रूप को सामने लाने के लिए तुम्हारे साथ नाटक किया था। तुमने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैं समझ गई हूँ कि तुमने ऑफिस में भी किसी महिला कर्मचारी के साथ छेड़छाड़ की होगी, इसलिए तुम्हारी नौकरी चली गई। अब समझ में आया कि तुम हर मन में नौकरी क्यों बदलते रहते हो। पिछले 4 सालों से तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। मैं घर का सारा सामान संभाल कर रखती थी और तुम बाहर लड़कियों पर पैसे उड़ाते रहे। अंशिता ने मुझे वह अतरंग संदेश भी दिखाए जो तुमने उसे भेजे थे। मैं भाभी के सामने भैया का असली रूप लाना चाहती थी और अब वह सामने आ चुका था। भैया ने मुझसे गलत संबंध बनाने के लिए बार बार मनाने की कोशिश की, लेकिन मैं भाभी को जोखिम में नहीं डाल सकती थी। पिछले कुछ दिनों से भाभी को मुझ पर और भैया पर शक हो गया था, इसलिए वह मुझे चिढ़ा रही थी। आखिरकार कल रात मैंने उसे सच बता दिया कि कैसे उसका पति मेरा पीछा कर रहा है। इसके बाद भाभी ने अपने पति से अलग होने का फैसला कर लिया। मुझे लगा कि मेरी वजह से उसकी जिंदगी टूट गई और यही मैंने उसे कहा था। तब भाभी ने मुझसे कहा कि अंशिता, तुमने मेरी जिंदगी नहीं तोड़ी है, बल्कि तुमने मुझे बहुत हिम्मत दी है। आज तुम्हारी वजह से मेरे पति का सच मेरे सामने आ गया, वरना मैं तो उसके लिए सब कुछ कर रही थी, लेकिन वह तो बाहर लड़कियों के पीछे भागने में लगा हुआ था। उसने कभी अपनी पत्नी को ठीक से देखा ही नहीं और ना ही मेरी मेहनत की कद्र की। अंशिता, तुमने समय पर मेरी आंखें खोल दी। तुम्हारी वजह से मैं अपने सपने को पूरा कर सकी। अब मैं जल्द ही अपना छोटा सा बिजनेस शुरू करने वाली हूँ।
मैं अपने पैरों पर खड़ी होकर अपने बच्चे का पालन पोषण करूंगी। मुझे अपने जीवन में धमकी देने वाले लोगों की जरूरत नहीं है। भाभी की बातों ने मुझे राहत दी। मैंने देखा कि भाभी ने अपनी स्थिति को समझा और खुद को मजबूत किया। भाभी के शब्दों में आत्मविश्वास और नई उम्मीद थी, जिसने मुझे भी प्रेरित किया। भैया को भी अपनी गलतियों का एहसास हो गया था। उसने खामोशी से भाभी की बातें सुनी और खुद को सही साबित करने की कोशिश की। भाभी ने भैया के खिलाफ अपने निर्णय को साफ साफ जाहिर कर दिया था और अब वह खुद को और अपने बच्चे को एक नई दिशा देने के लिए तैयार थी। मैंने भाभी को उसका समर्थन देने की कोशिश की और कहा, भाभी, आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। मैं आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। अब आप खुद को और अपने बच्चे को एक नया और बेहतर जीवन देने की दिशा में आगे बढ़े। भाभी ने धन्यवाद कहा और कहा, तुमने मेरी जिंदगी में एक नई दिशा दी है। तुम्हारे बिना मैं शायद कभी इस सच्चाई को नहीं जान पाती। अब मैं अपने जीवन को नए सिरे से संवारने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद भाभी ने अपने पति से अलग होने का फैसला कर लिया। मुझे लगा कि मेरी वजह से उसकी जिंदगी टूट गई और यही मैंने उसे कहा था। तब भाभी ने मुझसे कहा कि अंशिता, तुमने मेरी जिंदगी नहीं तोड़ी है, बल्कि तुमने मुझे बहुत हिम्मत दी है। आज तुम्हारी वजह से मेरे पति का सच मेरे सामने आ गया, वरना मैं तो उसके लिए सब कुछ कर रही थी, लेकिन वह तो बाहर लड़कियों के पीछे भागने में लगा हुआ था। उसने कभी अपनी पत्नी को ठीक से देखा ही नहीं और ना ही मेरी मेहनत की कद्र की। अंशिता, तुमने समय पर मेरी आंखें खोल दी। तुम्हारी वजह से मैं अपने सपने को पूरा कर सकी। अब मैं जल्द ही अपना छोटा सा बिजनेस शुरू करने वाली हूँ। मैं अपने पैरों पर खड़ी होकर अपने बच्चे का पालन पोषण करूंगी। मुझे अपने जीवन में धमकी देने वाले लोगों की जरूरत नहीं है। भाभी की बातों ने मुझे राहत दी। मैंने देखा कि भाभी ने अपनी स्थिति को समझा और खुद को मजबूत किया। भाभी के शब्दों में आत्मविश्वास और नई उम्मीद थी, जिसने मुझे भी प्रेरित किया। भैया को भी अपनी गलतियों का एहसास हो गया था। उसने खामोशी से भाभी की बातें सुनी और खुद को सही साबित करने की कोशिश की। भाभी ने भैया के खिलाफ अपने निर्णय को साफ साफ जाहिर कर दिया था और अब वह खुद को और अपने बच्चे को एक नई दिशा देने के लिए तैयार थी। मैंने भाभी को उसका समर्थन देने की कोशिश की और कहा, भाभी, आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। मैं आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। अब आप खुद को और अपने बच्चे को एक नया और बेहतर जीवन देने की दिशा में आगे बढ़े। भाभी ने धन्यवाद कहा और कहा, तुमने मेरी जिंदगी में एक नई दिशा दी है। तुम्हारे बिना मैं शायद कभी इस सच्चाई को नहीं जान पाती। अब मैं अपने जीवन को नए सिरे से संवारने के लिए तैयार। अब भाभी केवल एक माँ है और तरह तरह के केक बनाकर और ऑर्डर लेकर अच्छा पैसा कमा रही है। वह अपना और अपने बेटे का अच्छे से भरण पोषण कर रही है। भाभी आज एक स्वतंत्र महिला के रूप में जी रही है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।